बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, सानहा जाफ़र एक्सप्रेस का गम अभी कम नहीं हुआ था कि आज नोशकी दालबदीन रोड पर किसी के हमले पर एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें अब तक के करीब शहादतों की इतला आई है। ये नहीं, मुल्क में अगर देखें, मुल्क भर में इस वक्त दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इनमें शिद्दत आती जा रही है। क्या हुकूमत जो है वो सिर्फ इस हवाले से पार्लियामान की कौमी सलामती का जो इजलास बुलाया गया है, ये इजलास ही करती रहेगी, या इस पर कुछ ठोस इकदाम इस हवाले से भी किए जाएंगे? और क्या जिस तेज़ी से दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, क्या उनसे भी उसी तेज़ी से निपटा जा सकेगा? आज के प्रोग्राम में इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा राना तनवीर हुसैन जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन करने का सोच रहा है। क्या हम सिर्फ सोचते रहेंगे या अपने दुश्मनों को वाकई ही करार सज़ा देने में कामयाब होंगे? इसके अलावा अगर सियासत की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये कहा है कि मुल्क ख़तरे में है, लेकिन उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ का वो अहम किरदार क्या होगा, इस पर भी बात होगी। और शेख रशीद साहब ने भी कुछ ऐसी ही गुफ्तगू जो की है। तकरीबन आधा रमज़ान मुबारक गुजर चुका है, लेकिन अभी तक अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस जो है वो तश्कील नहीं पाया। तो क्या PTI ईद के बाद अपनी तहरीक चलाने में कामयाब होगी? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि सोलर के हवाले से हुकूमत जो नई पॉलिसी बनाने जा रही है और नेट मीटरिंग के हवाले से जो मामला आ रहे हैं, उससे अवाम जो हैं वो क्या उसको नतीजा मिलेगा। अवाम जो नेट मीटरिंग वाले हैं उनको 27 रुपये से अब 10 रुपये फ़ी यूनिट से मज़ीद उस पर बिजली गिराई जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ये दावे कर रही है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से कि न्यूजीलैंड के हाथों आज T20 मैच में शिकस्त के बाद टीम जो है वो अगले मैचों के लिए क्या तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सियासत के। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और कानूनदान जनाब फवाद चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि दहशत गर्दी की जो ताज़ा लहर है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज भी नोशकी दालबदीन रोड पे जो खुदकुश हमला हुआ, इसमें कई अफराद शहीद हो गए। आप क्या समझते हैं कि दहशत गर्दी पे मुकम्मल किस तरह से काबू पाया जा सकता है? हुकूमत को आगे क्या करना चाहिए? देखिए ना, दहशत गर्दी हमारा पाकिस्तान इस वक्त जो जनूबी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी और बलूचिस्तान के भी, ये बुनियादी तौर के ऊपर ये इलाके ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो मरकज़ी शहर है वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अल्टीमेटली जिस तरह आपको याद है कि पहले हुआ था कि इन इलाकों के बाद ये जंग आगे बढ़ जाएगी और हमारे सारे जो शहर हैं वो इसकी जद में आएंगे। इस वक्त इसके एक तो ज़ाहिर एक संजीदा एनालिसिस की ज़रूरत है कि ये जो दहशत गर्दी है ये कहाँ से शुरू हो रही है, इनमेट कहाँ से हुई है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा का मामला देखें और बलूचिस्तान का देखें तो इसमें एक बड़ी वाज़े जो है वो फ़र्क है। बलूचिस्तान जो दहशत गर्दी है वो तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट और जो फिर सेपरेटिस्ट हैं उनसे वो जुड़ी हुई है। और वहाँ पर इंडिया का और जो ममालिक हैं उनका वाज़े फुटप्रिंट है यहाँ पे दहशत गर्दी में। जो इधर की है दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी जो बुनियादी अब कलर है वो एक मजहबी नहीं है, सेक्टेरियन है। उसका एक जो ताल्लुक है वो मसलकी यानी फिरका वारियत से है, और दूसरा फिर एक कॉम्प्लेक्स ट्राइबल वॉरफेयर है जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जारी है। तो इन दोनों के हल भी अलहदा-अलहदा हैं। मसलन मेरे ख्याल में जो बलूचिस्तान है उस वक्त में जो इस वक्त की सिचुएशन है उसका जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो शुरू हुआ है जब हमने बलूचिस्तान तो सूबा ही नहीं था ना, बरतानिया के अंदर सूबा नहीं था, पाकिस्तान बनने के बाद सूबा नहीं था। ये 30 मार्च 1970 को मौजूदा शक्ल में इसको सूबा बनाया गया। उसमें बड़ी गलती ये की गई कि गवादर जिसका कोई ताल्लुक नहीं था बलूचिस्तान से, जो पाकिस्तान ने सर फिरोज खान नून ने और वकारुन्निसा नून ने बड़ी मेहनत से खरीदा था अमान से, हमने उसको भी बलूचिस्तान में शामिल कर दिया।
फिर जो कलात की रियासत थी उसके साथ बाकी जो रियासतें थी उनको इकट्ठा कर दिया और एक इतना बड़ा सूबा क्रिएट कर दिया जो अब गवर्नेबल ही नहीं रहा। और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी नौयत और हैयत ज़रा मुख्तलिफ। जैसा हकूमती जो अरकान है वो तो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि दहशत गर्दी के बढ़ने की एक बुनियादी वजह जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें जो टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान में बसाने की इजाज़त देना है। आप खुद उस वक्त हुकूमत में थे, वफाकी वजीर थे, क्या क्या वाकई ये कोई वजह है या सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है? ये तो पाकिस्तान की एक बड़ी बदकिस्मती है ना कि अपने छोटे से सियासी मुफाद के लिए भी हम जो मुल्की मुफाद है उसको एक तरफ रख देते हैं। और ये भी उसी की ही एक मिसाल है जो आपने दी है। 3 साल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये जो मामला है टीटीपी का, ये खैबर पख्तूनख्वा के टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलूचिस्तान से। ये जो मुद्दा है टीटीपी का, उसमें अब भी वो ही पॉलिसी दोबारा कारामद और बेहतर होगी जो इमरान खान ने शुरू की थी। और उसका मतलब जो है वो ये है कि इस इनके जो तनाज़े हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स, जिस तरह मैंने अर्ज किया, ट्राइबल तनाज़े हैं, और अब उसके साथ ज़ाहिर एक मसल की रंग आ गया है, इसको तय करने की कोशिश की जाए। इसकी आपको, ये बिल्कुल सही है कि इसमें आपको सख्ती भी करनी पड़ेगी, इसमें चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको बहरहाल इसमें सेटलमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और वही पॉलिसी जो इमरान खान की है वो ही अमन ला सकती है, उसके अलावा कोई पॉलिसी अमन नहीं ला सकती। जॉय साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने अब कौमी सलामती कमेटी जो है पार्लिमान की, उसका इजलास बुलाने का फैसला किया है। इससे पहले एपीसी बुलाने का भी फैसला किया। तो क्या पीटीआई को इसमें शिरकत करनी चाहिए? इमरान, बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये ऐसे इजलास बुलाना सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन की एक मिसाल है। कोई इनका फ़ायदा नहीं है। अगर आप सीरियस एफर्ट चाहते हैं तो आसफ जरदारी साहब को चाहिए कि ये पोलो वगैरह पेंड कर दें, ये बाद में उसको देख लें या खेल लें। वो एक एपीसी बुलाएं जिसमें इमरान खान को बुलाएं और मौलाना फजलुर रहमान को बुलाएं और नवाज शरीफ साहब को बुलाएं और साथ एस्टेब्लिशमेंट के जो 2-3 लोग हैं उनको बुलाएं। और ये 5-7 लोग जो हैं ये एक बड़े पॉलिसी डिसीजंस लें, क्योंकि आपने जो भी वहां पे कार्रवाई करनी है उसको पॉलिटिकल ओनरशिप की जरूरत है। जनरल राहील शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहरहाल एपीसी, एक जब एपीएस का सानिया हुआ था तो उन्होंने लोगों को जोड़ लिया था, उन्होंने सियासी क़यादत इकट्ठी कर ली थी, जो अब तक हम देख रहे हैं कि नहीं हुई। तो ये जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी नहीं होगी, आपको ये जो ओनरशिप है फैसलों की, वो आ नहीं सकेगी। और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत में कंसेंसस डेवलप हो ही नहीं सकता। अब जिद लेकिन वाली बात अगर कोई करना शुरू कर दे तो मैं उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जॉय साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हुकूमत ये फैसला कर भी ले, सदर जरदारी साहब ये सोच भी लें, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान फिर आके सदर के साथ, नवाज शरीफ के साथ और मौलाना के साथ बैठ जाएंगे? इमरान खान आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है वो आ जाएंगे, और इस वक्त उनका आना भी ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को बुलाना चाहिए। वो जब आएंगे तो उससे एक सियासी टेम्परेचर भी नीचे आएगा, चीज़ें भी बेहतर होंगी। जो गिले शिकवे हैं वो भी चले हो सकते हैं, लेकिन जो असल ओनरशिप है, देखिए, अवाम इमरान खान के साथ है। अगर आप इमरान खान के बगैर कोई फैसला करेंगे तो उसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं होगी, और अगर इमरान खान नहीं आते तो उसका फिर सियासी नुकसान इमरान खान को होगा ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज ये कहा है कि जी नवाज शरीफ जो है वो मुल्क क्योंकि इस वक्त बड़े मसाइल में गिरा है, तो इसमें नवाज शरीफ एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि मौलाना का इशारा किस तरफ है? नवाज शरीफ किस तरह का अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान सही कह रहे हैं। वो अभी एक बड़े जहादीदा सियासतदान है। नवाज शरीफ साहब तो देखिए पाकिस्तान में उस वक्त से अहम पोजीशंस के ऊपर हैं जब हम लोग तो कहीं स्कूलों स्कूलों में थे। बिल्कुल। तो अब इतने वो सीनियर आदमी हैं, अगर इस वक्त वो लाहौर केनाल अथॉरिटी के चेयरमैन बन के खुश है तो फिर तो देखिए क्या हो सकता है। उनको रोल चाहिए, उनको बड़ा दिल करना चाहिए। और जहाँ पे मरियम नवाज की सियासत तभी होगी अगर पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकेगा, और यहाँ पे जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ जाने से उसका रुख मोड़ना ज़रूरी है।
तो नवाज शरीफ साहब का बहरहाल इम्पॉर्टेंट रोल है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब की शिरकत से, इमरान खान की शिरकत से, आसिफ जरदारी की शिरकत से बड़े मामला जो हैं वो बदल सकते हैं। और मेरा यही ख्याल है कि इमरान नवाज शरीफ को बड़ा दिल करके इस कॉन्फ्रेंस को करवाना भी चाहिए और उसमें शिरकत भी करनी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, आप क्योंकि पीटीआई का खुद भी हिस्सा रहे हैं और पीटीआई के मामलात को बड़े बहुत सारे जो नाम नहाद लीडर हैं उनसे बेहतर समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसको हर छोटे से छोटे फैसले के लिए भी इमरान खान साहब के पास क्यों जाना पड़ता है? क्या इनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है या खान साहब ने इजाज़त ही नहीं दी? क्योंकि ये लीडरशिप है ही नहीं ना। देखिए लीडरशिप जो थी, जो चाहे वो परवेज खटक थे, चाहे वो असद उमर थे, चाहे वो इमरान इस्माइल थे, अली जैदी थे, मैं था और लोग थे बेशुमार जो 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 कार्डर कॉन्स्टिट्यूट करते थे पीटीआई का। अब उसके बाद पीटीआई में कोई लीडरशिप नहीं है। इस लाइक इमरान खान और नीचे लोग हैं, दरमियान में कोई कार्डर नहीं है। ये जो लोग हैं ये तो आप समझिए कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लाए गए हैं। सो इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ना इनकी अपनी कोई सोच है, ना इनका अपना कोई पॉलिटिक्स का आइडिया है। ये तो एक धक्के से, एक हादसे के नतीजे में आ गए हैं। हादसाती लीडरशिप है, लिहाजा जाहिर है कि इनके पास ना कोई इख्तियार है, ना इनको कोई पता है। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो आप असम्बली में बुलाना चाहते हैं पीटीआई वगैरह, वो कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। आपको इमरान खान की जो है वो इनपुट चाहिए और उसके बगैर कोई पॉलिसी की अहमियत नहीं। लेकिन सर यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो हादसाती लीडरशिप है, आप नहीं समझते कि इनको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप जैसे लोगों से या जो पीटीआई में सियासी लोग मौजूद हैं उनसे को मशवरा ही कर लेना चाहिए? ये हर सतह पे इख्तिलाफात है। हमें तो छोड़, हाँ जी, हमें तो आप चलें छोड़ देना। मुझे आप बताएं, शाह महमूद कुरैशी से कितना दफ़ा ये लीडरशिप जाके मिली है और मशवरा किया है? इजाज चौधरी साहब से कितनी बार मिली है? महमूद रशीद साहब से कितनी बार मिली है? यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इन लोगों से इनका कितना राब्ता है? और आपके सामने ये लीडरशिप जो जेल में है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। वो कह रहे हैं कि इन्होंने कभी उन्हें पूछा ही नहीं, पता ही नहीं किया। सो ये जो लीडरशिप है ये तो सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर है कि हम बस रोज जो है वो टीवी पे आ जाते हैं और उसके अलावा इनकी अपनी ज़ाहिर मौज लगी हुई है पीटीआई की वजह से। तो इनका तो सिर्फ इतना गेम है, जितने दिन मौज लगी हुई है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए, ये लीडरशिप बाहर आ गई, तो ये सारे वैसे ही जो हैं आप देखेंगे कि वो बैठ जाएंगे। अच्छा सर चौधरी साहब, आप क्योंकि आलमी अमूर पे भी नज़र रखते हैं, ये फरमाइएगा कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह कहा कि अमेरिका की तरफ से मुमकिन तौर पे अगर कोई पाबंदियाँ लगती हैं तो अमेरिका पर भी जवाबी पाबंदियाँ लगाई जानी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अमेरिका पे कोई पाबंदी लगा सके? देखिए फिलहाल तो फिर हम सिर्फ यही पाबंदी लगा सकते हैं कि हम जो है वो जो बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर दें। इसके अलावा तो मुझे ज़हन में नहीं आता कि कोई हम और पाबंदी लगा सकते। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आप वैसे क्या समझते हैं कि ट्रंप जो हैं वो जो पॉलिसीज़ लेके जा रही है, इससे वाकई ही अमेरिका को फ़ायदा होगा या अमेरिका को भी इससे नुकसान होगा? देखिए इमरान, बात यह है कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है। 1945 से दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम था। उसमें यह था कि जो अमेरिका है उसने सिक्योरिटी गारंटी ली हुई थी यूरोप की, और इन्होंने कहा कि जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के ऊपर हमला, अमेरिका के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। लिहाजा एक बहुत आई वुड से कि एक यूरोप की जो इकोनॉमी है उसको भी बड़ा सहारा मिला हुआ था कि अमेरिका उसको सपोर्ट दे रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप आके ये कह रहे हैं कि देखें, हम जितना आप हमारे लिए करेंगे उतना ही हम आपके लिए करेंगे। अब जिस तरह से आप और मैं गांव के लोग हैं, हमें समझ आया कि जो चौधरी है उसको बहरहाल ख्याल करना ही पड़ता है बाकियों का, अगर उसने अपनी चौधराहट रखनी है तो। बिल्कुल सही। अब ये एक बड़ा ट्रिकी फैसला होगा प्रेसिडेंट ट्रंप का कि वो अगर इसको तब्दील कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कनाडा के साथ किया है, मैक्सिको के साथ किया है, अगर वो इसी रवश पे आगे रहे तो इसके फिर बड़े असरात होंगे। फिर यूरोप जो है वो भी चाइना के लिए अपने खोल देगा चीज़ें, और जो रशिया और चाइना नेक्सस है उसके साथ अगर यूरोप मिल जाता है तो वो फिर अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी।
और इसीलिए अमेरिका के अंदर भी क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की इन पॉलिसीज को लेके। लेकिन बहरहाल ये देखते हैं, ये बहुत बड़ा तब्दीली है जो अमेरिकन पॉलिसी में आई है, और यूरोपियंस की जो इसके ऊपर एक सोच है वो भी इसके ऊपर बदलेगी, और इसके नतीजे में चाइना और रशिया जो है वो अब बहुत रेलिवेंट होंगे। बहुत शुक्रिया फवाद को। नाजरीन, अब वक्त तो है ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बात करेंगे नेट मीटरिंग और उस इशू के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि बिजली में बहुत बड़ा रिलीफ में हुकूमत देने को है और जल्द ही इसका ऐलान वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ खुद करेंगे। आज भी एक टीवी प्रोग्राम में अवैस लगारी साहब जो कि मुतलका वज़ीर हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि जो बचत की गई है उससे सार्फिन को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ नेट मीटरिंग के हवाले से हुकूमत जो नया पैकेज सामने लाई है उसमें आवाम में काफ़ी परेशानी पाई जाती है। असल में इशू है क्या वाकई सार्फिन को रिलीफ मिलेगा या फिर उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी? इस सारे मौजू पे गुफ्तगू के लिए आज हमने ख़ास तौर पे एनर्जी एंड पावर सेक्टर के स्पेशलिस्ट जनाब अरशद अब्बासी साहब को इस प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। सर, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो हुकूमत की तरफ से बड़ा रिलीफ देने की तैयारियां की जा रही हैं और पैकेज का ऐलान भी 1 महीने या सवा महीने में मुतवक्को है, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई बिजली सस्ती हो रही है? वो क्या कहते हैं, बड़ा गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। अगर ये कुछ रिलीफ देना चाहते हैं तो आपको बताऊं कि इसका जो इनिशिएटिव था वो आज से 1 साल पहले मैंने एक लेटर लिखा और एक पेपर रिलीज किया कि देखें 9 IPPs ऐसे हैं जिनके पास परचेज एग्रीमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं, यानी किसी का 2022, किसी का 2023 इस तरह था। ये कैसे चल रहे हैं, डप्रानी को कैसे एक्सटेंड किया? विद 1 क्लिक ऑफ अवे इनको बंद करें ताकि लोगों के ऊपर बर्डन ना आए। आप यकीन करें 1 साल हो गया ये डिस्कशन चल रही है इनकी, वो काम कर रही है कि जी अभी 5 के साथ एग्रीमेंट हुआ है, कभी 4 के साथ हुआ, कभी 2 के साथ हुआ, अभी तक सब्सटेंस क्या रिजल्ट आया? मैं आपको एक बात बता दूं, बात होती है कि इनके किसी अल्फाज पे एतमाद करना या वो करना। देखें, पास्ट रिकॉर्ड देख लें, आप भी मीडिया में हर को देखते हैं। क्या हम इस पे एतबार कर लेंगे पाकिस्तानी 250 मिलियन लोग? जवाब है बिल्कुल नहीं। आगे क्या आएगा? क्या इन्होंने चाइनीज़ पावर प्लांट के साथ रीनिगोशिएट कर लिया? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज आप देखें जो बात चल रही है नेट मीटरिंग की, आप भी यहीं पे इस मुल्क में थे, मैं भी इस मुल्क में था। 2013 से लेकर 2018 तक एक बंदा इनके सामने खड़ा रहा, इनको बताता रहा, देखे ये जो सीपेक एनर्जी प्रोजेक्ट है ये हमें ले डूबेंगे। आज के दिन जो 3 पावर प्लांट हैं, चाइनीज़ पावर प्लांट हैं, तक ये बात है सच, वो दोस्त है, उनका मसला नहीं है। एक है पोर्ट कासम पावर प्लांट, एक है हबको, एक साहिवाल। मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे महंगा पावर प्लांट कौन सा है? वो पोर्ट कासम का 310 रुपये फी यूनिट बिजली बनती है। इनसे महंगी बिजली बनती है। इसी तरह हमारे एक बड़े होनहार वजीर आए थे, आज तो आजकल पार्टियां नाइज कर रहे हैं, LNG। आप देखें उनसे कितने की बिजली बन रही है? वो तकरीबन 40-45 की बन रही है। उसके मुकाबले में एक आम आदमी, वो आदमी जिसके पास कोई सरमाया नहीं था, जिसने अपने मवेशी बेच के, जिसने अपनी बच्चियों के या बीवी के जेवर बेच के सोलर सिस्टम लगाया और वो 29 रुपये का दे रहा, जो सबसे सस्ती दे रहा था, उसके ऊपर ये 10 रुपये ला रहे हैं। उनका रेट कम नहीं हुआ, ना कोल पावर प्लांट का, ना LNG का। और एक और बात जो मैंने आज से 1 साल पहले एक और भी ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि जब ये गए थे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान में जी 2 बड़े मसले हैं जिसकी वजह से हम दुनिया में कशकों को लेके फिर रहे हैं, एक पावर सेक्टर, एक क्लाइमेट चेंज। देखिए ये जो नेट मीटरिंग की बात की है, मैं भी नेट मीटरिंग का एक कंज्यूमर क्या बल्कि बेनिफिशरी हूँ। हम सस्ती बिजली देते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन जलाए बगैर, ना तेल जलाते हैं, ना ऑयल जलाते हैं, ना गैस जलाते हैं, ना कोयला जलाते हैं, क्लीन एनर्जी देते हैं। और ये जो एनर्जी है, ये जो बिजली बनती है कोयले से, जो LNG से, जो ऑयल से, ये पोल्यूशन करता है।
इसकी वजह से पूरी दुनिया में कहते हैं यार पहले अपना घर तो ठीक करो, तुम तो कहते हो थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम मर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसी का एक टॉपिक था। अब्बासी साहब, यहाँ पे एक सवाल इसी से मुतल्लिका ले लें। अवैस लगारी साहब आज जियो के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए ये फरमा रहे थे कि 9 रुपये 10 पैसे हमें जो है वो बिजली कॉस्ट करती है, तमाम सोर्सेज मिला के, हाइड्रल वाली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, और हम 27 रुपये नेट मीटरिंग वालों से 9 रुपये 70 पैसे, और हम क्यों ये लें इतनी महंगी 27 रुपये की बिजली? मैंने इनकी बात बड़ी सुनी, खूबसूरत, ये बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बात की है। ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं, देखें एनर्जी यानी बिजली बनाने के 2 कंपोनेंट हैं, 2 हिस्से हैं। एक वो जो फ्यूल कंपोनेंट यानी कितना फ्यूल लगा, गैस कितनी लगी, कोयला कितना लगा, तेल कितना लगा, बिजली बनी, एक वो है, और एक है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट बन के तो तकरीबन 60 रुपये बनती है। एक आपके ख्याल में लाइन लॉसेस हमारे 600 अरब है, उसके पैसे कौन देता है? वो मैं और आप देते हैं। मैं कभी कभी ये भी आज मैं बात ये कह दूं कि ये जो पाकिस्तान में जो बिजली चोर थे उनमें से किसी ने नेट मीटिंग नहीं लगाई। जो लोग बिल्कुल ईमानदार थे उन्होंने सोलर सिस्टम लगाए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में हमने, आपने या उन लोगों ने जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाए, वो जो चोरी होती है हम उनके हिस्सेदार बने, वो हिस्सा भी पूरा करें। बताइए ये दुनिया के किस माशरे में इंसाफ है? एक फिर ये जो बयान आपको दिया जी 9 रुपये बनती है, क्या ये जो 600 अरब जो लास्ट साल के होते हैं ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ये बीच में डाले इन्होंने? क्या इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट डाली है इसमें? क्या इन्होंने बाकी जो टैक्सीज है वो इसमें डाले? सर ये तो आधा सच का भी चौथा हिस्सा है। अब्बासी साहब, ये आधा सच का भी चौथा हिस्सा ज़रूर होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है जो मैं सच आपसे जानना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब तो ये कहते थे कि हम 10 मेगावाट जो बिजली है वो बनाएंगे सोलर से और हम इनकलाब लेके आएंगे। तो फिर ये ऐसे कैसे इनकलाब आएगा जब आप लोगों को इतना नेट मीटिंग वालों को मार देंगे? देखिए इनकलाब वाकई आया, ये खामोश इनकलाब आया। ये कौन सा इनकलाब आया? जब एक बंदे, एक आर्डनरी, एक मामूली आदमी को जब मौका मिला, उसने कहा इनके चुंगल से बाहर निकलें, हम अपने सोलर सिस्टम लगाते हैं, इनसे कुछ नहीं लेते। सिर्फ उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने अपना सिस्टम ग्रिड के साथ कनेक्ट किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मार्केट में तो वो सिस्टम आ चुके हुए हैं, ये इस इनकलाब को रोक नहीं सकते। अब इन्वर्टर के अंदर भी बैटरी आ रही है, एक सोलर एफिशिएंसी भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40% तक आने लगी है। इस इनकलाब को कोई नहीं रोक सकेगा। ये नाकाम के नाकाम रहे। ये जो बर्डन है, ये जो सर्कुलर डेट का और ये जो IPPs का, ये जाने और हुकूमत पाकिस्तान जाने, लोग इसके ऊपर नहीं रहेंगे। अब आप सोचें, अब वो जो बैटरी कभी आती थी जिसकी 15 लाख 16 लाख की, अब वो मार्केट में कितने की आ रही है? वो हार्डली 3-4 लाख की आ रही है। उसकी लाइफ कितनी की? 10 साल की है। अब इन्वर्टर में बैटरी आ रही है, सिस्टम भी 9 लाख के आ रहे हैं, सस्ते से सस्ता हो रहा है। तकरीबन 50 से 60% जो कंज्यूमर हैं, चाहे वो काश्तकार हैं, चाहे मेरे जैसे आप जैसे लोग हैं, वो इनसे निकल जाएंगे। और ये देखें, ये सारे सिस्टम में एक बात पता चली कि एक आम आदमी जो बिल्कुल अनपढ़ है, उसने अपना बिजली का सिस्टम कितना एफिशिएंटली लगाया। यानी अगर ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें और अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के करें, तो फिर रिजल्ट ये निकलते हैं जो एक आम आदमी ने, जो एक गांव के एक अनपढ़ आदमी ने शो किया। इनके तो बड़े बड़े अरस्तू हैं, इनके तो बड़े बड़े फॉरेन से पढ़े हुए, उन्होंने क्या किया, आम लोगों ने क्या किया जब उनके हाथ पे चॉइस आई। मैं आपको बताऊं कि ये वो इनकलाब है जिसको कोई रोक नहीं सकेगा। ये कब तक रोकेंगे? अच्छा, बैटरी और इन्वर्टर के अंदर जब बैटरी आ रही है, देखिए सर, ये तो इनकलाब नहीं रोक सकेंगे, लेकिन एक इशू ये भी है यहाँ पे कि जो पाकिस्तान में आबी बहरान है, ये संगीन तरीन होता जा रहा है। और ये खबरें आ रही हैं कि मंगला डैम और तरबेला डैम दोनों जो हैं, वो मंगला तो बिल्कुल डेड लेवल पे है और तरबेला डेड लेवल के करीब तरीन है। वजह आपको मालूम है, सारा साल हम कहते हैं जी पानी नहीं है जी। मुझे मैंने देखिए कल एक वीलॉग किया है रावल डैम के ऊपर। वो क्यों किया है कि रावल डैम जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से 2 किलोमीटर दूर है, ज़रा वो देखिएगा।
जब हम रावल डैम को मैनेज नहीं कर पा रहे तो मंगला डैम और वाकई ही त्रिबेला के वाटरशेड में बारिशें नहीं हो रही। वो बारिशें क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश और इंडियन हल कश्मीर में भी बुरान है। ये एक आपने एक बड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक छेड़ा, वो इसलिए अब पाकिस्तान और इंडिया को बैठ के एक बात सोचनी पड़ेगी। कहते हैं ना, रो वो भी रहे हैं, उनके भी ब्यास, सुतलज और रावी में पानी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ भी जेलम में और चनाब में पानी नहीं आ रहा। ये इसके ऊपर बड़ी बड़ी स्टडीज़ हुई हैं और इस आजिज़ ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया कि वहाँ पे जंगलात को मत छेड़ो, उस वाटरशेड को मत छेड़ो। इंडिया भी रोएगा, पाकिस्तान भी रोएगा। और हमारे तो इश्यूज़ माशाल्लाह आप कवर भी करते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि सिंध और पंजाब आपस में मेरे ख्याल में दस्तगरबान तो हो ही गए हुए हैं। वाटर मैनेजमेंट हो जाए या पावर मैनेजमेंट हो जाए, भाई ये ख्याल करना कि जब ये हमारे ब्यूरोक्रेसी हैं और जब ये हमारे नेता है, इनसे कोई तवक्को ना रखिएगा। हमारे प्रधानमंत्री से देखिए एक बात, ये कितनी जोशीली तकरीरें करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भाई आपके पास वही लोग हैं, वही गिने चुने लोग हैं। कौन से लोग हैं इनके पास? बहुत मैं शुक्रिया आज आपके प्रोग्राम में इतनी जी मैं एक दिलखराश बात करना जी करें। दिलखराश बात यह है कि कभी पावर परचेज एग्रीमेंट देखिएगा LNG पावर प्रोजेक्ट्स की, उसका CEO कौन है? वो आजकल कौन था जो आजकल चेयरमैन FPR है। अगर वो पावर परचेज एग्रीमेंट देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन यानी कोई मसला गड़बड़ हुआ तो लंदन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लंदन होगी। हमने वो अपने काम हाथों से वो काम किए। यकीन करें, अगर हमारा दुश्मन मुल्क भी हमारे साथ पानी और बिजली में ना करता जो हमारे नेताओं ने हमारे साथ किए, मुझे दुख से कहना पड़ता है। मैं एक मिस्त्री में मैं बात करूंगा साइंटिफिकली मैथमेटिकली। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब। नाज़रीन, आपने अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के आज होने वाले मैच पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब हाफिज़ इमरान साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच आज T20 हुआ जिसमें पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त होगी। इस शिकस्त के जो मुज़म्मरात हैं वो क्या होंगे? क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत का सफ़र शुरू करेगी या अभी पाकिस्तान को मज़ीद सदमे उठाना पड़ेंगे? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार जनाब हाफिज़ इमरान साहब। थैंक यू वेरी मच हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो शिकस्तों का सिलसिला जारी है, आपको क्या लगता है कि अब तो टीम भी नहीं चली गई, नौजवान साथ ले गए, लेकिन शिकस्त फिर मुकद्दर ठहरी? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, बात यह है कि जब तक एक तो बड़ा अफसोसनाक है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में हारा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड में हारा। पाकिस्तान में खेल रहा था तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर था और पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेल रहा है कि निस्बतन फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा बेहतर वहाँ पर मवाफ़िक हालात होते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ खेल रहा है। तो ये कुछ नहीं, सारी हमारी अपनी गलतियां हैं जिस वजह से हमें इन मुसलसल नाकामियों का सामना है। फिर जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान के उस निज़ाम की है जिसको क्रिकेट के निज़ाम, जिस अंदाज से क्रिकेट को चलाया जा रहा है, जिस निज़ाम के तहत इस क्रिकेट को चलाया जा रहा है, वो सारे का सारा ऐसा है कि जिसमें आपको कहीं भी तरक्की पसंद सोच नज़र नहीं आती, कहीं भी आपको मेरिट नज़र नहीं आता, कहीं भी आपको इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले नज़र नहीं आते हैं। और यही वो वजह है कि हम 2023 से लेकर अगस्त 2023 से हम मार्च 2025 तक मुसलसल नाकामियों से दो चार हैं। इस टीम को, किसी भी क्रिकेट टीम को बनाना मुश्किल होता है, उसको तोड़ना और तबाह करना बड़ा आसान होता है। और हम वो काम जो तबाह करने वाला और तोड़ने वाला है वो बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी लगन और दिलजमी के साथ कर रहे हैं। हाँ, इस टीम में जिन नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है वो उस तसलसल से, मुसलसल जद्दोजहद से, उस मश्क से गुजरे बगैर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं, जिसके लिए दुनिया बरसों मेहनत करती है। लेकिन हाफिज साहब यहाँ सवाल एक बड़ा अहम है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब इंतहाई मेहनत से अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन ये जो क्या विद इन दी बोर्ड या सिलेक्टर्स हैं या क्या मामला है जो ये शायद नहीं चाहते कि वो इसमें कामयाब हों?
देखिए इमरान साहब, एक चीज़ ये है कि बहैसियत सरबरा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो जिन लोगों को लगा रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। बुरे से मुराद को और मानो मिलेगा, क्या वो उतने अहल हैं जिनको वहाँ पर होना चाहिए, या उन्हें वो काम आता है जिनको वहाँ पर लगाया जा रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होती है। आप उसको कोई कह दे या कोई और भी कह दे, अगर वो किसी के मशवरे पर भी अमल कर रहे हैं, तो बहरहाल नाम तो उन्हीं का है। चूँकि पाकिस्तान ने मुख्तसर वक़्त में स्टेडियम्स की तामीर की, तो सबने उन्हीं की तारीफ़ की है ना। और अगर क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेलेगी, तो तनकीद भी उन्हीं पर होगी। उनका सिर्फ़ ये काम नहीं है कि उन्होंने तामीराती मंसूबों को देखना है पाकिस्तान क्रिकेट में, उनका उससे बड़ा काम ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से जो फ़ैसले करने हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को इस लेकिन वक़्त जिन लोगों हाफिज की, जिन साहब, अफ़राद की ज़रूरत है। हाफिज साहब देखें, आप अभी खुद कह रहे थे कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाया एक स्पिनर, जहां ज़रूरत थी हाँ। स्पिनर की, वहां पे जहां पे फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी वहां खिला दिए 2 स्पिनर। तो क्या सेलेक्टर्स तो को इतना भी नहीं पता? अब सेलेक्टर्स को इतना नहीं पता, तो क्या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को भी नहीं पता, जो हतमी तौर पर मंजूरी देते हैं उस टीम की? अगर वो सेलेक्टर्स ठीक टीम सेलेक्ट नहीं कर रहे, अगर 6 महीने पहले सेलेक्टर्स ने 3 खिलाड़ियों को मुंतखब किया एक दौरे पर, और अगले दौरे पर दोबारा वो खिलाड़ी जब मुंतखब होती है टीम और फहरिस्त जाती है हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन के पास, तो चेयरमैन पूछ तो सकता है ना कि वो 3 लोग जो पिछली मरतबा तुमने मुंतखब किए थे, इस मरतबा कहाँ पर गए हैं? क्या चेयरमैन ये नहीं पूछ सकता कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे पाकिस्तान में और एक मैच आपने मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला, उस वक्त आपने एक स्पिनर खिलाया, दुनिया की तमाम टीमें समेत न्यूजीलैंड, इंडिया, आप उनको देखें, वो 2-2, 3-3, इंडिया तो 4 स्पिनर्स के साथ खेला। तो क्या चेयरमैन नहीं पूछ सकता कि आपने किस बुनियाद पर एक स्पिनर खिला रहे हैं स्पेशलिस्ट? और अब आप न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, जहां पर उनके फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी देखें, उन्होंने लगभग 7.4 ओवर्स में 22 रन दिए हैं और 7 विकेटें पाकिस्तान की हासिल की हैं। हम 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। हम पाकिस्तान में एक स्पिनर अकलौती अबरार के साथ खेल रहे थे। तो सवाल पैदा होगा ना इमरान साहब कि आपने किस बुनियाद पर शादाब खान को पाकिस्तान की टीम में लेकर आए हैं? ना सिर्फ टीम में लेकर आए हैं, उन्हें नायब कप्तान भी बना दिया है। लेकिन आप हाफिज किस साहब, बुनियाद पर मोहम्मद हारिस? हाफिज साहब आपके जी। स्पोर्ट देखें, आपके जो फास्ट बॉलर हैं वो कौन सा ऐसा कमाल कर रहे हैं जो आप उन पे भरोसा कर सके? ठीक है, बैट्समैन बॉलर्स को रन्स देते हैं। 91 रन्स, कितने रन्स होते हैं किसी भी टीम के खिलाफ? 91 रन्स तो कोई रन्स नहीं है। और अगर कारकर्दगी फास्ट बॉलर्स की खराब है, तो उसके ऊपर एहतसाब किसने करना है? उनकी सिलेक्शन पर सवाल किसने उठाने हैं? क्या मीडिया उनकी सिलेक्शन पर सवाल नहीं उठा रहा? पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स, टेलीविजन पर देखें, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को देखें, क्या खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवालात नहीं हो रहे? तो इसके लिए हिकमत अमली किसने तैयार करनी है कि खिलाड़ी जो मौजूद हैं, इनकी कारकर्दगी उनकी सलाहियतों के मुताबिक होनी चाहिए, और अगर वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मुतबादल के तौर पर जिसको आना है, जिसको लाना है, लेकिन हाफिज साहब, किसके साथ? हाफिज साहब देखें, 2 चीज़ें यहाँ बड़ी अहम है। पहली बात ये कि हम हर चीज़ में तो वैसे इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी क्रिकेट देखें तो सुनील गावस्कर का बेटा हो या सचिन तेंदुलकर का बेटा हो, वो अगर मेरिट पे नहीं होते तो वो टीम में नहीं आ सकते। दूसरी तरफ ये कि आप ये देखें कि उन्होंने क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यहाँ पे आप सूरत हाल ये देखें कि हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी अगर नए लोग शामिल हुए हैं, जैसे आपने कहा कि उनका वो एक्सपोजर नहीं है, उन्हें कुछ वक्त तो देना पड़ेगा ताकि वो सेटल हो सके। लेकिन यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि अगर सिलेक्शन भी ठीक नहीं होगी, हम लड़कों को मौका भी नहीं देंगे, टाइम भी नहीं देंगे, पहले मैच में परफॉर्मेंस चाहेंगे, तो फिर मामला ठीक कैसे होगा? देखें खान साहब, 2 आपके सवाल के हिस्से हैं। एक पहला कि सिलेक्शन मेरिट पर अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा इंडिया में, उसको अपनी टीम के लिए जगह नहीं मिलती, तो पाकिस्तान में तो शादाब खान की इसीलिए जिक्र हो रहा है, मोहम्मद हारिस का इसीलिए जिक्र हो रहा है कि ये कैसे आ गए हैं टीम में। तो ये इसको किसने रोकना है? अगर सेलेक्टर जो मर्जी करते रहे, चेयरमैन भी उसको ना रोके, तो फिर कौन रोकेगा? इसका मतलब ये है कि या तो चेयरमैन रजामंद है या फिर उनको इल्म नहीं है। अगर वो रजामंद है तो फिर वो बराबर के जिम्मेदार हैं और हिस्सेदार हैं, और अगर वो उनको इल्म नहीं है तो फिर और भी ज्यादा खतरनाक और तशवीशनाक बात है। दूसरा रहा आपके सवाल जो है आपका, उस सवाल का दूसरा हिस्सा जिसमें आपने ये फरमाया कि अगर सवाल का दूसरा हिस्सा खान साहब आपका क्या था? कि ये नए लोगों को टाइम भी तो मिलना चाहिए ना? हाँ जी, अब नए लोगों को देखें खान साहब, ये परफॉर्मेंस की जगह है। यहाँ पर लोग तैयार करके लाए जाते हैं।
ये सेटल करने के लिए वक्त देता है, लेकिन उनके पीछे कुछ परफॉर्मेंस की बुनियाद होती है। किसके 8,000 रन हैं, 6,000 रन हैं, 10,000 रन हैं, 2,500 रन हैं, 3,000 रन हैं फर्स्ट क्लास में। लिस्ट ए के 40, 50, 60 मैचेस खेले हुए हैं, T20 के 40, 50 मैचेस खेले हुए हैं। जब वो पाकिस्तान की टीम में आए तो सेटल होने के लिए वो भी थोड़ा सा वक्त लेंगे। यहाँ पर तो बुनियादी चीजें सीखी जा रही हैं पाकिस्तान की टीम में आके। ये सीखने की जगह नहीं है, ये परफॉर्म करने की जगह है। क्या कभी आपने दुनिया के किसी और खिलाड़ी को सुना है कि वो कहे जी हम सीख रहे हैं? आपने सीखना है निचली सतह पर, क्लब क्रिकेट में। आपने अंडर 19 में, 16 में, 13 में, आपने ए टीम में सीखना है, आपने अंडर 23 में सीखना है, आपने फर्स्ट क्लास में सीखना है। पाकिस्तान टीम बैनुल अक़वामी सतह पर तो वो जगह है जहां पर आके आपने परफॉर्म करना है। और ये जो लोग खिलाड़ियों को मुंतखब करते हैं, अगर इन्होंने भी चांस देने के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी, खिलाड़ियों की सलाहियत का जायजा उस वक्त लेना है जब वो बैनुल अक़वामी सतह पर नाकाम हो जाएंगे। लेकिन माजरत के साथ फिर इनको खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं करना चाहिए। हाफिज साहब, लेकिन हाफिज साहब, माजरत की जरूरत नहीं है। माजरत तो वो करें जो काम गलत करते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि आप ये देखें कि अगर हम लोगों को अपने कोई टीम दुनिया की ऐसी है, आप मुझे बता दें जिस पे बैड पैच ना आया हो। आप वेस्ट इंडीज़ की बात कर दें, लोग उसको काली आंधी कहते थे, लेकिन उस पर बैड पैच आया। इवन ऑस्ट्रेलिया पे आया, इंडिया पे आया, सब टीमों पे आया। अब अगर पाकिस्तान पे भी आया तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ वैसे भी टेम्परामेंट बसीयत कौम भी को इस तरह का हो गया कि हम फौरी रिजल्ट चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ पर बुरा वक्त आया तो आज तक ख़त्म नहीं हुआ, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब आप पर बुरा वक्त आ जाता है तो आप उस बुरे वक्त से निकलने के लिए, उस मुश्किल से निकलने के लिए इस्लाह की कोशिश तो करते हैं ना। आपके कुछ इक़दामात, कुछ फैसले नज़र तो आएँ जिसको सोच देखकर ये अंदाज़ा किया जाए, ये एहसास हो, ये आपके ज़हन में सोच आए कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी हारे, ये अभी मिसाल आपके सामने है ना कि हम जब फेवरेबल कंडीशंस के लिए खेल रहे थे स्पिनर्स की, एक स्पिनर था, हम न्यूजीलैंड खेलने के लिए गए हैं जहां पर फास्ट बॉलर्स ज्यादा साजगार साबित हो सकते हैं, मौसर हो सकते हैं। वहां पर हम ले गए 2 स्पिनर्स को। तो क्या इसको कहा जा सकता है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है? ये है इंटरनेशनल लेवल पर बात। और कौमी सतह की क्रिकेट में जहां पर आपका बुरा हाल है, क्या पाकिस्तान दुनिया का कोई ऐसा मुल्क और भी उठाकर बताएंगे, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स हैं, किसी भी जगह पर ऐसा हुआ है कि अंडर 19 क्रिकेट ना हुई हो पूरा साल? किसी जगह पर ऐसा होता है कि अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू हो और एक दिन के बाद खत्म हो जाए? किसी जगह पर ऐसा होता है कि एक टीम में एक ही साल के अंदर आप एक से ज्यादा कप्तानों को बदल दें? शाहीन, बाबर को हटाएं, शाहीन को बनाएं, शाहीन को हटाएं, बाबर को बनाएं, बाबर को हटाएं, रिजवान को बनाएं, रिजवान को हटाएं, सलमान को बना दें। किसी जगह पर ऐसा हुआ है? तो ये जो इंतजामी तौर पर बद इंतजामी है पाकिस्तान क्रिकेट की, इसको देखकर ये नहीं लगता बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। ये जो पाकिस्तानी टीम में बद इंतजामी है, हाफिज इमरान का ये कहना है कि इसको दूर किया जाएगा तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।